नमस्कार। आज हम जीन सिंसेरो की एक काफी चर्चित किताब है धन संबंधी मानसिकता, सोच बदलो अमीर बनो। उसके कुछ दिलचस्प विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये किताब काफी पॉपुलर हुई है। हाँ, तो हमारे पास इस किताब के जो मुख्य बिंदु हैं, उनका एक सार है जो हमें इसकी बुनियादी सोच समझने में मदद करेगा। ठीक है। आज की जो हमारी बातचीत है उसका लक्ष्य है इस किताब के मूल संदेश को खंगालना, ये समझना कि कैसे हमारी सोच, हमारे जो गहरे बैठे विश्वास है और यहाँ तक कि हमारी अपनी ऊर्जा, वो हमारी आर्थिक हकीकत को शक्ल दे सकती है। उसे बदल सकती है, ये दावा है। हाँ, उसे बदल सकती है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी माली हालत सुधारना तो चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो पुरानी सोच या अंदरूनी डर या शायद आत्मविश्वास की कमी की वजह से खुद को रुका हुआ सा महसूस करते हैं। सही बात है, कई लोग ऐसा महसूस करते हैं। तो चलिए इस विचार को थोड़ा खोल कर देखते हैं। ये पर्सनल फाइनेंस को एक अलग नजरिए से देखती है ना, ये सेल्फ हेल्प यानी आत्म सुधार वाला एंगल है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं करती, जो कि इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो किताब का जो मेन दावा है वो ये है कि पैसा कमाना सिर्फ बाहरी मेहनत या सही मौके का खेल नहीं है, बल्कि ये बहुत हद तक हमारे अंदरूनी जगत, हमारे विचारों, हमारे विश्वासों और हमारी ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में है? देखिए, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। सबसे खास बात यह है कि अंदरूनी चीजों पर कितना ज्यादा जोर दिया गया है। हाँ, हम आमतौर पर क्या सोचते हैं कि आर्थिक सफलता मतलब अच्छी नौकरी, सही इन्वेस्टमेंट, बाहरी चीजें। हाँ, वही। अगर पैसे को लेकर जो नेगेटिव या क्या कहते हैं सीमित करने वाली धारणाएं हैं, उन्हें तोड़ना। अच्छा। दूसरा, सिर्फ सोचना नहीं बल्कि ठोस कदम उठाना, एक्शन लेना। हम्म। और तीसरा, अपनी ऊर्जा को पैसों की ऊर्जा के साथ मिलाना, मतलब पैसे को लेकर पॉजिटिव महसूस करना। तो ये सीधे सीधे उस आम सोच को चुनौती देती है कि सिर्फ बाहरी हालात ही हमारी आर्थिक स्थिति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि आप उस पैसे के प्रति कैसा महसूस करते हैं वो भी मायने रखता है। हाँ बिल्कुल, आप क्या विश्वास रखते हैं पैसे के बारे में, वो बहुत अहम है। तो इसका मतलब हुआ कि पहला कदम है अपनी मौजूदा धारणाओं को पहचानना, खासकर वो जो हमें पीछे खींच रहे हैं। एग्जैक्टली। स्रोत में कुछ आम बातों का जिक्र है जो हम बचपन से सुनते आते हैं, जैसे अमीर लोग तो लालची होते हैं, या पैसा क्या पेड़ पे उगता है, या फिर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बड़ा स्ट्रेस है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। अगर ये बातें इतनी गहरी बैठी हैं, तो किताब इन्हें बदलने का क्या तरीका सुझाती है? सिर्फ जान लेना तो काफी नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ जानना काफी नहीं होता। किताब सबसे पहले इन गहरी बैठी मान्यताओं को, जिन्हें हम अक्सर बिना सवाल किए सच मान लेते हैं, उनको पहचानने पर जोर देती है। जैसा स्रोत के सबक 1 में बताया गया है, ये बचपन की बातें या समाज से सुनी सुनाई धारणाएं अनजाने में हमारी एक तरह से फाइनेंशियल स्क्रिप्ट बन जाती हैं और हम उसी के हिसाब से जीते हैं। अच्छा। इन्हें बदलने के लिए पहला कदम है इन्हें कॉन्शियस लेवल पर लाना, यानी ये समझना कि आप पैसे के बारे में वास्तव में क्या सोचते हैं और महसूस करते हैं। इसके लिए शायद किताब कुछ लिखने या सोचने वाले अभ्यास सुझाती होगी। और यहीं पर सबक 2 यानी खुद को योग्य समझना, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। योग्य समझना ये मानना कि आप ज्यादा पैसे या बेहतर आर्थिक स्थिति के हकदार हैं। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद करना मुश्किल हो। हाँ, ये बहुत गहरा साइकोलॉजिकल पहलू है। किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आप ज्यादा पैसा क्यों चाहते हैं। क्या सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए, या एक बेहतर, ज्यादा भरपूर जिंदगी जीने के लिए? और फिर ये बिना किसी गिल्ट या शर्म के अमीर बनने का लक्ष्य रखने को प्रोत्साहित करती है। कई लोगों के मन में होता है ना कि पैसा चाहना मतलब स्वार्थी होना या अमीर बनना कुछ गलत सा है। हाँ, होता है। किताब कहती है इन भावनाओं को पहचानो और उन्हें चैलेंज करो। ये मानना कि आप एक व्यक्ति के तौर पर प्रचुरता यानी अबंडेंस और आर्थिक सफलता के लायक हैं, ये उन सीमित करने वाली अंदरूनी आवाजों का सीधा मुकाबला करता है जो कहती हैं मैं इसके लायक नहीं, या पैसा कमाना मेरे बस की बात नहीं। तो ये लायक होने की फीलिंग ही शायद बदलाव की नींव है। हाँ, काफी हद तक योग्यता की यह भावना ही शायद बदलाव की असली शुरुआत है। यहीं पे बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र है, जो सबक 3 का हिस्सा है। ये आइडिया कि भाई आप जैसा सोचते और महसूस करते हैं, वैसी ही चीजें अपनी ओर खींचते हैं।
हाँ, ये काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है आजकल। स्रोत में विजुअलाइजेशन का भी जिक्र है, मतलब मन में अपनी मनचाही आर्थिक स्थिति की साफ कल्पना करना, और अफर्मेशन का भी, यानी पॉजिटिव वाक्य दोहराना। अब कई बार लोग इसे थोड़ा हवा हवाई सा मानते हैं। किताब इसे कितना ठोस रूप में पेश करती है। हाँ, ये एक आम चिंता है, और किताब इसे सिर्फ हवा हवाई या पैसिव इच्छा रखने के रूप में पेश नहीं करती, जैसा कि कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आलोचना करते हुए कहते हैं। अच्छा। स्रोत के अनुसार किताब इसे सक्रिय रूप से अपनी मानसिकता को ढालने के एक प्रैक्टिकल तरीके के तौर पर प्रस्तुत करती है। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, बल्कि अपनी मनचाही वित्तीय हकीकत को इतनी क्लैरिटी और भावना के साथ महसूस करना है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे सच मानने लगे। ओके। इसी तरह अफर्मेशन, जैसे मैं दौलत को आसानी से आकर्षित करता हूं या मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लायक हूं, इन्हें सिर्फ रटना नहीं है, इन्हें महसूस करते हुए दोहराना है। महसूस करते हुए। हाँ, इन्हें ऐसे टूल्स के रूप में पेश किया गया है जो आपके अवचेतन मन को लगातार वो जो पुरानी प्रोग्रामिंग है ना, अभाव की, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, उससे हटाकर प्रचुरता और संभावना की नई प्रोग्रामिंग की ओर ले जाते हैं। तो एक तरह से अपनी अंदरूनी स्थिति को बाहरी लक्ष्यों के साथ अलाइन करने जैसा है। बिल्कुल, एक सीध मिलाना। मतलब अगर आप बाहर से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंदर से अमीर महसूस करना शुरू करना होगा। ये एक तरह की मेंटल और इमोशनल तैयारी है। ठीक है, तो मानसिकता बदलना, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये सब अंदरूनी काम हो गया, लेकिन असल दुनिया में तो डर भी लगता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में सबक 4 में डर का जिक्र है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर, पैसा खोने का डर, रिस्क लेने का डर। किताब इसे कैसे एड्रेस करती है? क्या ये कहती है कि डर खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं कहती। और फिर सबक 5 में एक्शन लेने पर बहुत जोर है। तो क्या ये मानसिकता और एक्शन के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है? बिल्कुल सही। ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है और किताब इस पर काफी क्लियर है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये हमें सिर्फ सोचने या इच्छा करने के जाल में फंसने से बचाता है। किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप बस सोफे पर बैठकर अमीर होने के बारे में सोचें और पैसा बरसने लगेगा। नहीं, डर को एक बहुत बड़ी और वास्तविक बाधा माना गया है। अच्छा। स्रोत के अनुसार किताब का संदेश ये नहीं है कि डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, बल्कि ये है कि डर हमेशा रहेगा, खासकर जब आप कुछ नया या बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। कुंजी ये है कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। डर को महसूस करो पर उसे हावी मत होने दो। एग्जैक्टली। डर को महसूस करें पर उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। और एक्शन से मतलब क्या है? किस तरह के एक्शन की बात हो रही है यहाँ? एक्शन लेने का जो आह्वान है वो काफी ठोस है। स्रोत के अनुसार इसका मतलब हो सकता है नए स्किल्स सीखना जिनसे आपकी कमाई बढ़ सके, ओके। आय के नए स्रोत तलाशना, अपना बिजनेस शुरू करना, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना, अपनी सेवाओं या काम की सही कीमत मांगना और उसके अनुसार चार्ज करना, या शायद किसी ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलना जिससे आप अब तक डरते रहे हों। ये बेसिकली अंदरूनी मानसिकता के बदलाव को वास्तविक दुनिया में ठोस प्रैक्टिकल कदमों के साथ जोड़ने के बारे में है। तो यहाँ एक साइकिल बनता है। हाँ, एक दिलचस्प चक्र बनता है। पॉजिटिव सोच और ये जो योग्यता की भावना है वो आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है, और जब आप एक्शन लेते हैं, भले ही डरते हुए, और छोटे मोटे नतीजे भी देखते हैं, तो आपका विश्वास और मजबूत होता है, आपकी मानसिकता और पॉजिटिव होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ सोचने पर नहीं बल्कि करने पर भी उतना ही जोर देती है। हाँ, बराबर का जोर है। इसके बाद स्रोत में कृतज्ञता और उदारता का जिक्र है। सबक 6 में ये पैसे की मानसिकता से कैसे जुड़ते हैं? स्रोत कहता है कि कृतज्ञता ज्यादा आकर्षित करती है और डर के कारण दान या निवेश करने से खुद को रोकना नहीं चाहिए। और फिर सबक 7 में पैसों को लेकर हाई वाइब में रहने की बात है। ये हाई वाइब क्या चीज है? ये सभी तत्व किताब के तीसरे स्तंभ से जुड़ते हैं, यानी ऊर्जा वाले पहलू से। कृतज्ञता यानी आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो कितना भी कम क्यों न लगे, उसके लिए आभारी होना। हाँ। ये आपके ध्यान को कमी, मेरे पास क्या नहीं है, से हटाकर प्रचुरता पर लाता है। जब आप इस भावना में होते हैं तो आप एक पॉजिटिव ऊर्जा भेजते हैं। किताब के अनुसार ये और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। अच्छा। ये आपकी मानसिकता को मजबूत करती है। और उदारता, चाहे वो दान देना हो या समझदारी से निवेश करना हो, इसे पैसों के स्वस्थ प्रवाह को बनाए रखने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। मतलब पैसे को पकड़ के नहीं रखना। हाँ,
वो जो डर पर आधारित जमाखोरी वाली मानसिकता होती है ना कि पैसा कस कर पकड़ लो कहीं और नहीं आएगा, ये उसके विपरीत है। उदारता ये विश्वास दिखाती है कि पैसा आएगा और जाएगा, ये एक फ्लो है। और हाई वाइब ये कैसे काम करता है? हाई वाइब में रहने का मतलब है पैसे के साथ अपने इमोशनल संबंध को बदलना। हम में से कई लोग पैसे को तनाव, चिंता, बोझ या अपराध बोध से जोड़ते हैं ना। बिल्कुल। हाई वाइब का मतलब है इन नेगेटिव भावनाओं की जगह पॉजिटिव भावनाएं लाना। जैसा स्रोत बताता है, पैसे को स्वतंत्रता, अवसर, खुशी, सुरक्षा और सशक्तिकरण का प्रतीक मानना। जब आप पैसे के बारे अच्छा महसूस करते हैं, उत्साहित महसूस करते हैं, तो आप एक उच्च कंपन या हाई वाइब में होते हैं। किताब का तर्क है कि ये पॉजिटिव ऊर्जा पैसे को आपकी ओर अधिक आसानी से आकर्षित करती है। तो पैसे को दुश्मन या बोझ समझने के बजाय उसे एक सहायक शक्ति मानना। हाँ, बिल्कुल, एक पॉजिटिव शक्ति के रूप में देखना। तो हमने किताब के मुख्य विचारों को समझा। अब स्रोत सामग्री में इसकी कुछ खूबियों और कमियों का भी जिक्र है। खूबियों में बताया गया है इसकी भाषा बहुत आसान है, सीधी और मजेदार है। हाँ, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ये प्रेरणादायक होने के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी देती है। इसमें वास्तविक जीवन के उदाहरण और अभ्यास शामिल हो सकते हैं। और ये माइंडसेट बदलने की तकनीकों पर फोकस करती है, जैसे अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। हाँ, ये इसकी मुख्य ताकतें लगती हैं। भाषा का सरल और मजेदार होना इसे उन लोगों के लिए भी एक्सेसिबल बनाता है जिन्हें पारंपरिक फाइनेंस की किताबें थोड़ी उबाऊ या डरावनी लगती हैं। सही बात है। प्रेरणा और प्रैक्टिकल सुझावों का मिश्रण भी अच्छा है। ये सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करती, बल्कि कुछ करने के लिए भी कहती है। और माइंडसेट बदलने की तकनीकें उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकती हैं जो महसूस करते हैं कि उनकी असली रुकावट उनकी सोच में है। और कमियों में स्रोत बताता है कि ये आध्यात्मिक पहलुओं और आकर्षण के नियम पर शायद थोड़ा ज्यादा जोर देती है, जो कुछ पाठकों को अवास्तविक या मतलब अविश्वसनीय लग सकता है। हाँ, ये हो सकता है। दूसरी कमी ये बताई गई है कि इसमें पैसों की जो टेक्निकल रणनीतियां हैं, जैसे डिटेल्ड बजट कैसे बनाएं, अलग-अलग तरह के इन्वेस्टमेंट कैसे काम करते हैं, इन पर ज्यादा विवरण नहीं है। ये कमियां किताब के स्पेसिफिक दायरे और फोकस को ही दिखाती हैं। जैसा स्रोत स्पष्ट करता है, ये मुख्य रूप से एक मानसिकता पर आधारित किताब है। हाँ, ये कोई टेक्निकल फाइनेंशियल प्लानिंग की गाइड नहीं है। ये इस सोच पर बनी है कि भाई बहुत से लोगों के लिए असली बाधा फाइनेंशियल नॉलेज की कमी नहीं, बल्कि गलत या सीमित मानसिकता है। अच्छा। इसलिए इसका फोकस पहले उसे ठीक करना है। आकर्षण के नियम, जैसे जो आध्यात्मिक या नई सोच वाले विचार हैं, उन पर इसकी निर्भरता निश्चित रूप से पाठकों पर अलग अलग असर डालेगी। कुछ लोगों को ये बहुत प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी लग सकता है, जबकि दूसरे जो अधिक ठोस डेटा आधारित अप्रोच पसंद करते हैं वो इसे शायद कम प्रैक्टिकल माने। संक्षेप में कहें तो ये किताब क्यों अमीर बने और कैसे विश्वास करें कि आप बन सकते हैं, इस पर ज्यादा मजबूत है। लेकिन विभिन्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या जटिल योजनाओं के संबंध में विस्तार से क्या करें पर यह स्वाभाविक रूप से थोड़ी कमजोर है। तो फिर ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? स्रोत के अनुसार ये उन लोगों के लिए है जो पैसों को लेकर गिल्ट, शर्म या डर महसूस करते हैं। हाँ, जो अपनी सीमित सोच को बदलकर प्रचुरता की मानसिकता अपनाना चाहते हैं, या जो बस एक इंस्पिरेशनल सेल्फ हेल्प वाली फाइनेंस किताब की तलाश में है जो थोड़ी अलग हो, पारंपरिक सलाह से हटकर। बिल्कुल सही कहा। ये उन व्यक्तियों के लिए खास तौर पर रेलेवेंट हो सकती है जिनकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस में मुख्य बाधा टेक्निकल नॉलेज की कमी के बजाय साइकोलॉजिकल या इमोशनल लगती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, ज्यादा बचत करनी चाहिए, शायद कहीं इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए, लेकिन फिर भी वे खुद को ऐसा करने से रोकते हैं। हाँ, ऐसा होता है। शायद डर की वजह से, या ये सोचकर कि वे इसके लायक नहीं हैं या कि वे फेल हो जाएंगे। तो ये किताब उन अंदरूनी बाधाओं को एड्रेस करने में मददगार हो सकती है। ये पहले अंदरूनी रुकावटों पर काम करती है, इस उम्मीद में कि मानसिकता ठीक हो तो एक्शन आसान हो जाएगा। हाँ, इस उम्मीद में कि एक बार माइंडसेट सही हो जाए तो सही एक्शन लेना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हमें इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो मूल विचार यही लगता है कि हमारी आंतरिक दुनिया, हमारे विचार, हमारे विश्वास, पैसे को लेकर हमारी भावनाएं और ऊर्जा हमारी बाहरी आर्थिक हकीकत पर गहरा और महत्वपूर्ण असर डालती है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बाहरी रणनीतियों के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे के साथ हमारे पूरे रिश्ते को, हमारी पूरी सोच को बदलने के बारे में ज्यादा है।
और ये मनोवैज्ञानिक बदलावों को ठोस एक्शन लेने के आह्वान के साथ जोड़ती है। हाँ, यहाँ ये प्रस्ताव काफी आकर्षक है कि वित्तीय परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। ये उस पारंपरिक सोच को चुनौती देता है कि केवल बाहरी फैक्टर, मार्केट की स्थिति या जटिल रणनीतियां ही मायने रखती हैं। सही। साथ ही जैसा हमने चर्चा की, ये इस बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि आंतरिक मानसिकता पर काम करने और बाहरी व्यवहारिक रणनीतियों जैसे बजट बनाना सीखना, निवेश के विकल्प समझना के बीच सही संतुलन क्या है। संतुलन शायद सबसे प्रभावी तरीका इन दोनों का एक समझदार कॉम्बिनेशन ही हो, सही मानसिकता के साथ सही ज्ञान और सही एक्शन। और अंत में एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वे खुद सोच सकते हैं। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि धन और प्रचुरता के लायक महसूस करना महत्वपूर्ण है। स्रोत में इस योग्यता की भावना पर बार बार बल दिया गया है। हाँ, ये वर्दीनेस का कॉन्सेप्ट काफी सेंट्रल है। तो सवाल ये है कि सिर्फ पैसा चाहने से आगे बढ़कर अपनी योग्यता पर गहराई से विचार करना, मतलब ये सचमुच मानना कि आप अच्छी चीजों, आर्थिक स्वतंत्रता और बहुतायत के हकदार हैं, या आपके वित्तीय निर्णयों, आपके कामों और अंततः आपके नतीजों को कैसे प्रभावित कर सकता है? गहरा सवाल है। क्या सिर्फ चाहना काफी है, या फिर लायक महसूस करना ही वो असली चाबी है जो वास्तविक और स्थायी बदलाव का दरवाजा खोलती है? इन विचारों को जानने के बाद इस पर सोचा जा सकता है।